चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब जो क्लास 10th के ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था। और फर्स्ट चैप्टर में जो भारत संसाधन के उपयोग है, उस संसाधन के उपयोग में जो इसका फर्स्ट पार्ट इसमें जो करके दिया है क्या, वो हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें संसाधन के बारे में हमको पढ़ना था, संसाधन एवं उपयोग। इसके बाद यहाँ क्या पार्ट चलता है, क्या प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन। तो आज इस क्लास में हम सब भूमि संसाधन को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि भूमि संसाधन का महत्व हमारे जीवन में क्या है। भूमि संसाधन अर्थात भूमि का निर्माण किस किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। हमारे पास जो भूमि अर्थात जो मिट्टी है, उसको कितने भाग में बांटा गया है। ये सब जितने भी बिहार बोर्ड का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आज इस क्लास में हम सब लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ते सब ऑफलाइन वाला, ते सब भी साथ में क्या करना, हल्का जितना प्रश्न पूछा जाए तो धीरे स्वर में, यानी कि आपस में बात मत करना, सिर्फ हमसे बोलना। जैसे हम आपसे अगर प्रश्न ये पूछें कि बताइए कि भूमि का उपयोग हम सब किस किस क्षेत्रों में करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भूमि का उपयोग मतलब 3-4 उपयोग हमें पहले बता दीजिए। तो उपयोग में आप बोलिएगा कि कृषि करने में हम सब इसका कार्य लेते हैं। कृषि में कार्य लेते हैं या नहीं लेते हैं? कृषि में लेते हैं। साथ में पशु चारण में करते हैं, पशु चारण में इसका उपयोग करते हैं। कृषि हो गया, पशुचारण हो गया, और कौन कौन से? मत्स्य, मछली पालने, क्योंकि ये जमीन पे ही न पालते हैं। खनन में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे खनन में प्रयोग इसका हम सब करते हैं। सड़क वगैरह बनाने में, वन्य जीव, परिवहन, संचार, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। परिवहन संचार, वन्य जीव में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया। किसका? भूमि का। एक पहले बात हमारी समझिए कि पूरी पृथ्वी पर जो स्थल भाग है, क्योंकि ऐसे हम जानते हैं क्या कि पूरी पृथ्वी ग्लोब जो है उस पे जल कितना परसेंट है? जल 71%। स्थल भाग कितना बचा? 29%। और वैसे तो हम बोलते हैं कि 3/4 भाग में सिर्फ क्या है, जल ही जल है। 3/4 भाग में क्या है, जल है। सिर्फ एक भाग में, 1/4 भाग में क्या है, स्थल है। क्या जो हमारे पास स्थल मौजूद है, उस सभी स्थल का हम प्रयोग कर पाते हैं, या सभी स्थल को मैदान ही सिर्फ कहा जाता है? पहले ये बात समझा कीजिए, कि जो पूरी स्थल भाग, जैसे हम ये मान लो ये पूरी स्थल भाग लिए, ये पूरी स्थल भाग है, क्या इस पूरी स्थल भाग में सिर्फ मैदान ही है? क्योंकि एक पहले बात हमारी समझिए, भूमि का तात्पर्य आप किससे समझ रहे हैं? भूमि का तात्पर्य आप किससे समझ रहे हैं? मैदानी भाग से, पठारी भाग से, या पर्वतीय भाग से? जो हमें बताइए। सिर्फ अगर हम भूमि की बात करें तो पूछ रहे हैं तुम सबसे कि अगर हम सिर्फ भूमि शब्द का अगर प्रयोग करें तो इसमें हम किसको देंगे? सिर्फ मैदानी भाग को देंगे, या पर्वत को देंगे, या पठार को देंगे? तो पूरी भूमि को, तीनों को देंगे, क्योंकि भूमि संसाधन के भौतिक व स्वरूप हुआ। हमारी बात समझो, भूमि संसाधन के भौतिक वो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है। और भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप है कितने? भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप है कितने? 3। कौन कौन? मैदानी, फिर पठारी, और फिर पर्वतीय। कौन भाग? पर्वत। ठीक है, कै गो हो गया? 3 गो। कौन कौन? मैदानी, पठारी, ये सब भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप है। अब बताओ कि भूमि संसाधन में तो तीनों ना शामिल हो गया। हम ई भलू कह सकते हैं कि मैदानी भाग सबसे ज्यादा उपयोगी हमारे लिए, लेकिन तीनों मिला के ही भूमि संसाधन बना। अब इसमें हम जो देखें क्या कि 1/4 भाग स्थल है, जो भूमि हमारे पास है, उस 1/4 भाग में कै % मैदानी भाग? बोलिए, कै %? 43% कौन भाग है? मैदानी भाग। ठीक, बाकी कै % पठार है?
तो 30% हमारे पास क्या है और 27% हमारे पास क्या है। इसमें जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा अगर तुम आज फोकस इस पे नहीं किया तो, क्योंकि बार बार तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। पहले तो किसी से नामे निकालना मुश्किल हो जाता कि भूमि भौतिक स्वरूप कितने होते, तो उबला कोची बोले थे, फिर से बोलिए ना तो आंसर देंगे। कि रे थोड़ा ये ना कल बोल रहा था कि पठारी पूछ रहे हैं, मैदानी पूछ रहे हैं, तो उबला कोची बोले, बताइए ना। उबला बोलिएगा तब बोलेंगे कि क्या %। अरे भूमि संसाधन के 3 गो भौतिक स्वरूप है, मैदानी भाग, पर्वतीय भाग और पठारीय भाग। मैदानी भाग के % और पर्वत 30%। पर्वत क्या % पर 30% पर। अब इसको देखिए तो बाकी शेष बचा पठारी, जो कि क्या %, पठार 27%। अब इसका दिमाग में हम सेटअप कैसे करें, तो सबसे पहले मैदान, फिर पर्वत, फिर पठार। पहले मैदान तो क्या %, 43%। दूसरा पर्वत क्या %, 30%। तीसरा पठार क्या %। और ये सभी मिला के 100%, जो कि कौन भाग हो गया, स्थल भाग। और इस स्थल भाग को ही हम कौन संसाधन कह सकते हैं, भूमि संसाधन। इसको सभी को क्या कह सकते हैं, भूमि। दिमाग में इतनी बात सेटअप हो गया कि भूमि संसाधन तीनों मिला के, भूमि संसाधन तीनों मिला करके। अच्छा अभी एक बात बताइए कि जो हमारे पास भूमि संसाधन है, इस पर हम क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर हम क्या कार्य कर सकते हैं। भूमि संसाधन पर सबसे ज्यादा कार्य सोचना है, क्योंकि तीनों हमारे लिए उपयोगी है। तीनों हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। बताओ, तीनों हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले भूमि पर हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या करना, कृषि करेंगे। भूमि पर क्या करेंगे, कृषि विकास होगा। उद्योग भी इसी पे रहेंगे, परिवहन भी, क्योंकि सड़क, अच्छा वैसे परिवहन थोड़ा पठार भाग में भी जा सकता है। झारखंड पठारीय क्षेत्र में क्या सड़क उस पर नहीं जाता है, हाँ या नहीं, जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो हम सब इसमें 2 महत्वपूर्ण इसमें दे सकते हैं, कृषि एवं उद्योग का विकास के रूप में हम उपयोग करते हैं। फिर अगला क्या है, पठारी। तो पठारी क्या % है, 27% है। अब पर्वत से क्या प्राप्त हम करते हैं, पर्वत से क्या निकलेगा, नदियां। 12 मासी नदियां, 12 मासी मतलब समझ रहे हो, मतलब 12 महीना उस नदी से पानी निकलते रहना। साथ में इस पर्वत पर हम क्या पर्यटक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर पठारी भाग में हम क्या निकालेंगे, पठारी भाग से इसमें खनन करके कौची प्राप्त कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल और भी बहुत सारे चीज हम किससे प्राप्त करते हैं, पठारी भाग से। मतलब ये तो निश्चित है कि संसाधन के मतलब ही हम बताए हैं कि सभी वस्तुओं का क्या करना, संसाधन का मतलब ही है सभी वस्तुओं का क्या करना। और यहां पे सिर्फ हम कौन संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन के एक पार्ट, प्राकृतिक संसाधन के मात्र एक पार्ट, कौन, किसका, भूमि संसाधन का। दिमाग तुम पूरी समझो, तुम पूरी दिमाग पर जोर देना कि संसाधन कहने का मतलब जिस वस्तुओं का हम क्या करते हैं अपने जीवन में। फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा तो भारत में संसाधन के उपयोग पढ़े। संसाधन कई प्रकार के, यही बता दो पहले। चलो तुम ही खड़ा हो, अब जब खड़ा हो बोले तो बोलना, नहीं तो कैमरा उहे पट्टी घुमा देंगे, ये निश्चित है। संसाधन कई प्रकार के, संसाधन 2 था। अच्छा कौन था 2 गो संसाधन, जो भी बताओ। 4 था, कौन कौन था। और संसाधन का वर्गीकरण हम सब किए थे। तुम हमको बता दो कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कई प्रकार, कौन कौन, उपयोगिता के आधार पर। तो चल बैठ जा, नहीं तो 3 दिन तू सब लेगा, ये तो हम जानबे करते हैं। तो हमसे सुन लो कि संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार का किए थे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव, जो सजीव वस्तुओं से अगर उत्पन्न हुआ है उसको,
और जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुआ उसको, और उसके बाद हम सब उपयोगिता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय और नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार उपयोग हम कर सकते हैं, पुनः चक्रण, उसको नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय जिसको एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको फिर हम क्या पढ़े थे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन जिसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, वैसे संसाधन को, जैसे तुम्हारे खेत, तुम्हारा घर, तुम्हारा मोटरसाइकिल, तुम्हारा कार, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा समूह, जिसमें एक विशेष समुदाय का अधिकार हो, उसको सामुदायिक संसाधन, जैसे मंदिर, शमशान, चर्च, ये सब एक सामुदायिक संसाधन होता। पार्क सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर एक देश का अधिकार हो, उसको राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे हवाई अड्डा, समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी, राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसमें विश्व के सभी देशों का अधिकार हो, उसको अंतर। विकास के आधार पर संसाधन कई प्रकार के, 4 प्रकार के, संभावी, विकसित और कौन, भंडारित और संचित। संभावित मतलब जिसकी संभावना है कि वो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। विकसित संसाधन जो विकास हो चुका है। भंडारित संसाधन जो हमारे पास भंडार है, जैसे कोयला का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है। संचित कोष मतलब जो भी संसाधन है वो भंडारित रूप में है, जो भी, लेकिन उसका अभी हम फिलहाल उपयोग नहीं कर सकते। इस तरीके से हम संसाधन पढ़े थे। वही संसाधन जब हम देखें तो हम आ गए कौन संसाधन में, अगला चैप्टर हमको ढकेल के लेके चल गया प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में आ गए कौन संसाधन। अब भूमि में कई पार्ट, कौन कौन, कई % मैदानी और पर्वत 30%। मैदानी भाग का कृषि उद्योग में करेंगे, पर्वतीय पठारी भाग का खनन जीवाश्म ईंधन में प्रयोग करेंगे, और पर्वतीय भाग से जीवाश्म 12मासी नदियां निकलेगी, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। सब नदी तो हिमालय पहाड़ से ही निकलती है, पर्वत से ही निकलती है। और वो कैसी नदी रहेगी, 12मासी मतलब 12 महीना उस नदी में जल का प्रवाह होगा, तो वो पर्वत से ही ना निकल रहा है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे बढ़े, यहाँ के बाद देखो, तुम्हारी दिमाग में हम अभी तक सिर्फ भूमि संसाधन को सेटअप किए कि भूमि संसाधन 3 पार्ट, और 3 पार्ट में कितना कितना % और कितना % में किसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद हम तुमको बताने वाले हैं मृदा निर्माण, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ पूरी पृथ्वी पर, मिट्टी का निर्माण किस तरीके से हुआ। चलिए आगे बढ़े। चलिए फर्स्ट प्रश्न, अच्छा वैसे हमरा क्या दिया था, मृदा निर्माण ही पढ़ना। इतना तक सेटअप हो गया, अब पहुंच गए मिट्टी के निर्माण में। किसका निर्माण, मिट्टी का निर्माण। ठीक है अंशु, इधर भी फोकस कर रखना। देखिए मृदा निर्माण का मतलब क्या होता है, मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि मिट्टी के प्रकार तो बाद में पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ेंगे कि नहीं, जो मिट्टी हमारे पास है उस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। अच्छा मिट्टी मैदानी भाग में ही रहेगा ना सबसे ज्यादा, पर्वत पर जाके मिट्टी मिलेगा, पठार पे जाके मिट्टी मिलेगा। पहले तुम हमको यही बता दो ना, अगर तुम ज्यादा कैपेसिटी तुम्हारे पास है तो पर्वत और पठार का निर्माण कैसे हुआ है। क्लास 6 में पढ़ना, 7th में पढ़ना, 8 में पढ़ना, हमारी दुनिया बुक में जो दिया है उसमें पढ़ना। सबसे पहले पर्वत उसको कहेंगे जिसकी ऊपरी भाग नोकीला हो, समझ रहे, जिसके ऊपरी भाग, और पठार उसको कहेंगे जिसका ऊपरी भाग, मतलब इस तरीके से। ये देखो हम बना दिए, यहां से समझो, ये बना दिए पर्वत और ये बना दिए पठार, जिसका ऊपरी समतल भाग चौड़ा हल्का होता है। ठीक है, अब इस पर्वत, इस पठार का निर्माण इसमें नहीं पढ़ के इसमें किसका निर्माण पढ़ना है। भूमि में बोले तो मृदा, बोले तो मिट्टी, बोले तो मिट्टी। हम इसका भी बता देते, अभी आपको इसका भी बता देते, लेकिन सब्जेक्ट ई चैप्टर से ढेर दूर चल जाएंगे अगर इस पर हम बहस करने लग गए तो, क्योंकि यहाँ मिट्टी के निर्माण पहुंचे, हम तुमको भी पर्वत बताने लग जाए, पठार बताने लग जाए, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट मतलब इस चैप्टर से दूर चला जाएंगे। चलिए इस पर भी चर्च किया जाएगा कभी, अभी फिलहाल मिट्टी निर्माण पे ही रुकते हैं तो ज्यादा उचित है, ताकि चैप्टर को इसी वीडियो में समाप्त किया जा सके।
ठीक है। तो देखिए मिट्टी निर्माण क्या कहा जाता है, मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, ये बात समझो। ये क्या कह रहा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, अच्छा मिट्टी का प्रयोग तो हम पृथ्वी के धरातल का ही प्रयोग करते हैं ना, कि गड्ढा खंड के 25 फीट नीचे वाला प्रयोग करते हैं, क्योंकि मिट्टी भी परत बाई परत में पाया जाता है। जैसे बोरिंग वगैरह या चापाकल होता है, कुआं खंदाता है, तो देखते हैं नहीं लेयर बाई लेयर मिलता है, तो हम ऊपर का प्रयोग करते हैं। सिर्फ कौन सी परत का, ऊपरी परत का। देखिए मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बताओ नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, बार बार प्रयोग करते हैं। मिट्टी पर एक बार चावल या गेहूं के फसल बो दिए तो अगला बार नहीं बोते हैं, अगला साल बार बार ना, इसीलिए तो इसको कौन संसाधन कहा जा रहा है, नवी, क्योंकि पुनः चक्रण होता, बार बार इसका हम उपयोग करते हैं, बार बार इसका उपयोग करते हैं। तो भूमि एक नवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम होता है, बल्कि पृथ्वी के विविध जीव समुदाय के पोषण भी करता है। मिट्टी पर खाली पौधे उगेगा, हम कहां पर हैं, स्थल भाग मिट्टी में रहे कि पर्वत पर है जाके, पठार पर है जाके, नहीं है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा कि पौधे का केवल विकास नहीं करता, उस पर जीव भी रहते हैं, जीव समुदाय का भी पोषण करता है। पोषण मतलब भोजन मिलना, पेड़ पौधे गेहूं चावल उत्पादन करके मिलता है। तो मृदा निर्माण में यहां हम क्या पढ़े कि पहले तो ये वो महत्वपूर्ण घटक है, बहुत सारे असंगठित पदार्थ, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, जो पृथ्वी का कौन परत है, ऊपरी परत है। ये कौन संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय प्राकृतिक। इसका उपयोग हम सब केवल पौधे के लिए नहीं करते हैं, जबकि जीव को पोषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मिट्टी निर्माण का। आगे देखें, आगे देखें क्या कह रहा, इसकी प्रक्रिया कैसे हुई, मतलब मिट्टी बना कैसे, मिट्टी निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, जो समझिए। तो देखिए मिट्टी निर्माण एक लंबी अवधि पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया, एक दिन का तो हलवा है नहीं, क्योंकि जो बलुआही मिट्टी था तो या जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी था तो काली मिट्टी हो जाएगा ना, लेयर बाई लेयर मिट्टी भी अपना भौतिक स्वरूप बदलता है बार बार। तब मिट्टी का निर्माण एक कैसी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ये नहीं कि एक दिन का काम नहीं है कि मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मिट्टी अलग से बनने के लिए लाखों बरस लग जाता है। कैसे, चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन से मिट्टी निर्माण होता है। भूगोलविदा इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानी। एक बात बताओ कि यहाँ बारी बारी से हम सब देखो, चट्टान के टूटने फूटने से, चट्टान टूटेगा फूटेगा, हवा चला वायु चला उड़ पुड़ के कहां जाएगा, मैदानी भाग में जाएगा, मैदानी भाग को भी कंक्रीट बना देगा। तो चट्टान के टूटने फूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा, भौतिक स्वरूप के कारण रासायनिक, रासायनिक बहुत सारे जैव पदार्थ दे रहे हैं, खाद उद अगर छीट रहे हैं तो मिट्टी तो अपना भौतिक स्वरूप बदलेगा ही बदलेगा। जैविक परिवर्तन के कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है। बस दिमाग में ही बैठाओ कि मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया, सीधा से बैठ। तो मिट्टी का निर्माण एक कैसी प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया। ये देखिए कौन कौन कारक हो सकते हैं, मिट्टी निर्माण के कौन कौन कारक हो सकते हैं। सबसे पहले उचावच या धराकृत। अच्छा उचावच या धराकृत के मतलब समझ रहे हो, कुछ भूमि ऊंचा होता है, कुछ भूमि, जैसे तुम अपने गांव में ही देख लो ना, हर एक गांव में, और कुछ खेती गौड़ा के खेती होता है, कुछ खेती ऊपर के होता है। नीचे वाला में धान अच्छा से उपज जाता है, ऊपर वाला में बोलते हैं नहीं लगा दो मसूरी उसूरी, नदी उदी के किनारे है, बलुआही हल्का सा है, उधर कौन सी लगा देते हैं, मसूरी लग जाता है, बादाम वगैरह लग जाता है, लगता है नहीं लगता। तो यहाँ जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसी है, उचावच है।
मतलब ऊंचावच के आधार पर, धराकृति के आधार पर मिट्टी का निर्माण हो सकता है। ठीक है। मूल से, चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हो सकता है। जलवायु, जलवायु के कारण मिट्टी का निर्माण हो सकता है। जैसे आंधी तूफान आए तब बगल वाला खेत में बलुआही मिट्टी है तो उसके आसपास भी बलुआही मिट्टी मिलेगा। जब हम 1-8 किलोमीटर दूर चल जाते हैं तब मिट्टी का बदलता स्वरूप मिलता है। नीचे वाले जमीन में जो गौड़ा का खेत जिसको बोलते हैं, वहां पे जलोढ़ मिट्टी काहे मिलता है? बार बार पानी आता है, बाढ़ आते रहता है, तो वो मिट्टी बहा करके लाता है, तो वहां जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन, आंधी तूफान आ गया तो बलुआही मिट्टी उड़ के जा रहा है एक खेत से दूसरे खेत में। तो जलवायु भी मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। वनस्पति मिट्टी निर्माण में बोला जाता है कि जहां पर बंजर भूमि है वहां क्या लगा दो? पौधा लगा दो, वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाएगा। तो मिट्टी अपना स्वरूप बदलता है तबे ना, वनस्पति के कारण भी मिट्टी अपने स्वरूप बदलते हैं। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ कहने का मतलब क्या हो रहा? जैसे किसी खेत में कम उपजाऊ होता है तो उसमें ले जाकर के गोबर उबर ज्यादा फेंका जाता है खेत में, जैविक पदार्थ उसमें डाले जाते हैं कि ताकि वो मिट्टी अपना स्वरूप कौची कर बदल ले। खनिज लवण, अब बताओ कि किसी भूमि में खनिज की भी मात्राएं ज्यादा पाया जाता है। फिर क्या है? समय, अगर समय के हिसाब से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। मतलब इतना पॉइंट पढ़े तो दिमाग में एक बात तो जरूर सेटअप हुआ कि मिट्टी का निर्माण होने के लिए बहुत सारे कारक हैं। मिट्टी भी अपना भौतिक स्वरूप बदल सकता है। आज कहीं पर जलोढ़ मिट्टी है तो आने वाले समय में हो सकता है कि अगर नदी का प्रवाह रुक जाए, पानी वहां आना बंद हो जाए, तो वो जलोढ़ मिट्टी भी अपना रूप बदल सकता है। ठीक है, सकता है। अभी इधर एग्जाम के लिए ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। एग्जाम में तो आपको ये पूछेगा कि मिट्टी का विवरण बताएं, मिट्टी के प्रकार बताएं। यहां से प्रश्न आपका छपना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए मिट्टी के प्रकार बताइए। मिट्टी कई प्रकार के, इसके भौतिक स्वरूप के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा है? 6 भाग में। सबसे पहला, रे हल्ला, सबसे पहला कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा काली मिट्टी। तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी। चौथा लैटे और मरु और पर्वतीय मिट्टी। इधर सब जगह मिट्टी लिख लीजिएगा। तब मिट्टी कई प्रकार की, ई 6 से आपका बोर्ड में एग्जाम छपेगा एकदम निश्चित। यहां से प्रश्न आपके छपेंगे। इससे पहले जितना तुम मिट्टी के बारे में सुना, हाँ उधर पर्वत पठार कई % है, उस सबसे प्रश्न पूछेगा। मिट्टी निर्माण के प्रक्रिया से प्रश्न नहीं पूछेगा। तब मिट्टी 6 प्रकार के हो गया, जो कि सब बारी बारी से 6 का हम अध्ययन करेंगे। और किस किस मिट्टी में, देखो इसमें पढ़ना पहले क्या है, कौन मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पावल जाता है, कितना हेक्टेयर में है, पहली पॉइंट कहां पावल जाता है, दूसरा कितना हेक्टेयर में फैला है, तीसरा किस राज्य में है, चौथा उस पे कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं, अगर उस मिट्टी का नाम क्यों पड़ा, कुछ खास बात है। ये 5 चीज अगर हम सभ्य मिट्टी के फोकस अगर कर लें तो मिट्टी पर समझ लीजिए कि आपका अधिकार हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम कौन मिट्टी पढ़ेंगे? जलोढ़ मिट्टी। अगर भारत में कोई मिट्टी ज्यादा अगर फैला है तो वो कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ। कि भारत के विस्तृत भागों में अगर फैली मिट्टी है तो कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। आइए, ये रहा जलोढ़ मिट्टी।
पहला पॉइंट, यह भारत के सर्वाधिक विस्तृत भागों में फैला हुआ है। पॉइंट से समझते जाइएगा। सबसे ज्यादा कौन मिट्टी, कौन नदी के कारण निर्माण हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सबसे ज्यादा 21 भाग में है कौन भारत में? उत्तरी भारत। कौन भारत? उत्तरी भारत के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी फैला है। जो सबसे ज्यादा फैलने का कारण हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां, और वो तीनों नदियां अवक्षेप को बहा करके लाता है और पूरी मैदान में फैला देता है। पूरी मैदान में फैला, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 6.4 हेक्टेयर भूमि में। पचाओ इसको, पूरा पचाओ जलोढ़ मिट्टी को। सबसे पहला पॉइंट, भारत में ज्यादा भागों में फैला हुआ है, जो कि फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। दूसरा, कौन भारत? उत्तर भारत। तीसरा, हिमालय से निकलने वाली कै नदी? 3 नदी। कौन कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी। कै हेक्टेयर में? 4 करोड़ हेक्टेयर। क्या इतना दिमाग में बैठेगा? जलोढ़ मिट्टी कै प्रकार की? 2 प्रकार की। एक खादर, दूसर का बांगर। ये बात समझो, ये बात तुमको कैसे जीवन भर याद रहेगा। अरे खादर जो खाद के तरह काम करे, तो जो नई मिट्टी होगा ना, जो नई मिट्टी नदी द्वारा बहा करके लाएगा। ऐसे भी देखो, जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है अगला साल धान वहां काफी ज्यादा अच्छा उपज होगा। क्यों? क्योंकि वो जो नदी है वो जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी को बहा करके लाया। इसीलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी में बालू और कंकड़ कण की मात्राएं ज्यादा होगा। खादर में महीन महीन कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। खत्म, जलोढ़ मिट्टी निपट गया। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी में तो कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन भारत में? उत्तरी भारत में। कै गो नदी? 3 नदी। कौन कौन? सिंधु, गंगा। कै हेक्टेयर में? जलोढ़ मिट्टी कै प्रकार के? कौन कौन? खादर। और खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी सबसे ज्यादा कौन भारत में? क्या दक्षिणी भारत में जलोढ़ मिट्टी नहीं है? दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी बहता है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, जहां पर भी है। दक्षिणी, अगर तुमसे प्रश्न पूछ दे कि उत्तरी भारत के 3 गो नदी, तो आप बता देंगे सिंधु, गंगा और लेकिन दक्षिणी भारत के नदी बहुत ही, जहां के आसपास क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विकास है, तो वो नदी कौन कौन बोलोगे? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, जो कि दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो उसके आसपास क्षेत्र में भी कौन मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। कोई परेशानी? दक्षिण भारत भी कंप्लीट हो गया। उत्तरी फसल बताओ, कौन कौन फसल हो सकता है इसमें? सोचो। सबसे ज्यादा चावल, गेहूं, मक्का। जितना हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, इधर हम कौन भारत, दक्षिण भारत के कौन कौन सी नदी बोले? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन भारत? दक्षिण भारत में क्या मिलेगा? कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी कुछ भाग में फैला हुआ मिलेगा। इसमें महत्वपूर्ण फसल कौन कौन हो गए? चावल, गेहूं। अच्छा, इसमें जलोढ़ मिट्टी में कौन सी तत्व की प्रधानता होती है? तब पोटेशियम का। किसका होता है? पोटेशियम, फास्फोरस और चूना। किसका?
पोटेशियम, पोटेशियम प्लस फास्फोरस और चूना का इसकी प्रधानता होती है। सबसे ज्यादा अगर आबादी बसल होगा, जनसंख्या बसल होगा, तो वो कौन मिट्टी के किनारे, कौन से मैदानी भाग में? तो यहां पर जन घनत्व भी क्या होता है? जन घनत्व भी क्या होता है? यहां पर जन घनत्व भी ज्यादा होता है। काहे काहे रीजन? अरे खाने के लिए चावल गेहूं उत्पादन करिए लेंगे तो जनसंख्या तो सबसे ज्यादा किस मिट्टी भाग में होगा? जलोढ़ मिट्टी जहां पे होगा वहां पे जनसंख्या का घनत्व सबसे, क्या बोलो, एक मिट्टी कंप्लीट हुआ? पहले एक मिट्टी कंप्लीट हुआ। इसमें गेहूं चावल गन्ना दलहन फसल, क्योंकि मोकामा का टाल है, जो बाढ़ मोकामा के टाल में दाल होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा गंगा नदी के किनारे है ना, बाढ़ से दहल रहता, धान के फसल नहीं होता लेकिन दाल भरपूर होता। दाल वहां क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। चलिए, एक मिट्टी का टेंशन तो कौन सी हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, इसी में गंगा नदी के जो किनारे उत्तरी बिहार है, उदहल रहता गंगे नदी के कारण ना, तो वहां बालू की मात्रा क्या है? तो वहां पे खेती किसका ज्यादा होगा? मक्का का खेती। मक्का का खेती क्या होगा? उत्तरी बिहार में मक्का का खेती, सब्जी उपजी थोड़ा ज्यादा मात्रा में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन मिट्टी हो गए? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, फील ऐसा नहीं हो रहा जलोढ़ मिट्टी सुनने के बाद कि अगर हम खड़ा हो तो 5 पॉइंट जलोढ़ मिट्टी के बारे में ऐसी बोल देंगे? नहीं लग रहा? ओवर कॉन्फिडेंस अंदर है या नहीं है? नहीं है तो फिर से हम रिपीट करेंगे। या आगे बढ़ जाए अगले मिट्टी पर, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे मिट्टी पर चलते हैं। दूसरा मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। दूसरा मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। याद देखिए, पहले जो देल है वो पॉइंट्स पढ़ो। काली मिट्टी पहले पढ़ो। काली मिट्टी किसके कारण काला होता है? एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। अच्छा, जलोढ़ में तू तो बोला बढ़ जाइए, हमरा जलोढ़ में बताइए तो किसकी मात्रा थी उसमें? पोटास, फास्फोरस और चूना। पोटास, पोटेशियम हम बोल दिए थे, नहीं पोटास लो। पोटास, फास्फोरस और चूना। पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी में किसकी प्रधानता हो रही है? एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की मात्रा इसमें क्या है? ज्यादा होता है। उतना तो हल्ला है नहीं हम सब कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी में किसकी खेती? क्योंकि इसीलिए कल पीटे भी थे, क्योंकि काली मिट्टी नाम याद आए और कपास के नाम ना याद आए, समझ लो तुम्हारा जिंदगी अधूरा। ये भी कितना हेक्टेयर में फैलल है? ये पाया कहाँ जाता है? दक्कन के प्रदेश में। दक्कन के प्रदेश में पाया जाता है, अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यह बोलेगा दक्कन के पठारीय क्षेत्र। दक्कन के जो हम बता रहे हैं ना, वो दक्कन का कौन क्षेत्र होता? पठारीय क्षेत्र होता। जैसे तुम सब क्लास 9th में अगर पढ़े होगे, और नहीं 9th में नहीं पढ़े होगे, अभी जब हम तुमको एक इधर समझो, मानो कि ये क्या है? एक भारत का अगर मैप हम अगर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका जो ई भाग है ना बाबू, ई भाग है, क्योंकि गंगा नदी यहां से निकलेगा, सिंधु यहां से निकलेगा और ब्रह्मपुत्रा, तो इधर वाले भाग को कौन भाग कहते हैं? मैदानी भाग। हल्का फल्का मैदानी भाग इधर होगा क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी निकलेगी। दक्कन का पठार ई वाला भाग होगा, ई वाला भाग, ई वाला भाग दक्कन का पठार। तुमको हम एक मैप जब दिखाएंगे ना, तब दिमाग में इसका सेटअप हो जाएगा। ठीक है ना? और हमें नहीं लग रहा है कि पूरा मिट्टी हम आज निपटा सकते हैं।
ये तो चांसेस नहीं, तो कोई बात नहीं, सेकेंड क्लास में हम सब इसका रिपीट के साथ में चलेंगे तो और भी अच्छा होगा, और भी ज्यादा फायदेमंद होगा अगर दूसरी कक्षा में चले तो, क्योंकि पहला भी रिपीट करेंगे, दूसरा भी रिपीट करेंगे। तो काली मिट्टी में कौन खेती और किसकी मात्रा ज्यादा होगा? एल्युमिनियम। और कई हेक्टेयर भूमि में फैलल है? कहाँ मिलेगा? दक्कन के लावा प्रदेश में, दक्कन के जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसमें कौन किसकी खेती ज्यादा होती है? एगो सबसे ठोस बात बताएं, एकदम VVI इंपॉर्टेंट एग्जाम में छप्पे वाला प्रश्न। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, स्थानीय नाम उसका कौन मिट्टी? काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कौन मिट्टी होगी? रेगुर मिट्टी होगी। अच्छा, इसमें फसल उसल इसकी कुछ विशेषता बता सकते हो? काली मिट्टी की खास विशेषता, सबसे ज्यादा इसकी खास विशेषता जान रहे हो क्या है? कि पानी का जो नमी होता है ना, उसको सोखने का कैपेसिटी इसके पास ज्यादा है, अर्थात नमी धारण करने की विशेषता इसके पास क्या है? बहुत ज्यादा। जब नमी धारण ज्यादा करेगा ना, तो इसके पास फास्फोरस की मात्रा क्या होगी? कम होगा। देखिए, इसमें भी कृषि संभव है। इसमें भी अगर हम सब सिंचाई की अगर व्यवस्था कर दें, अगर हम सब सिंचाई के क्या कर दें, सिंचाई की अगर व्यवस्था कर दें, तो यहां भी मक्का लग सकता है, यहां भी गेहूं लग सकता है, यहां भी चावल लग सकता है, लेकिन प्रॉपर हमको व्यवस्था किसकी चाहिए? सिंचाई की भरपूर व्यवस्था चाहिए। इन बिहार और उत्तर प्रदेश वाला ये मैदानी भाग वाला स्थिति नहीं कि धान रोप दिए तो दोबारा देखू जाए की जरूरत नहीं है, सब दिन पानी और 6 फीट के धान होले, अरे 6 फीट के नहीं होले तो भर कमर छाती इतना से कम रहता गौड़ा में धान, अरे 4 फीट से कम रहता है, वो अपने वजन से गिर जाता है। तुम पठारिये भाग और ये सब भाग में चले जाओ तो इतनी को धान के पौधा मिलेगा, इतनी को, हाँ बस इतने ही। तो जलोढ़ मिट्टी में धान उन वाला पौधा का काफी ज्यादा फसल ऊपर अच्छा होता है, तो इसमें गन्ना प्याज ये सब का भी खेती हम सब कर सकते हैं। उसके बाद अगला कौन है? लाल मिट्टी, जो कि हमें तो लगता कल ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। और मिट्टी के प्रकार पूरी क्लास ये कल समाप्त होगा, आज इस कक्षा में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।